नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, आपका स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो है वीडियो आने में काफ़ी देर हो चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। सॉरी आप सभी छात्रों से। काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 4 से 5 दिन हो गए, कोई वीडियो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की तो नहीं आई है। तो कुछ छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उतावले हो रहे हैं और शायद नाराज़ भी हों मुझसे कि वीडियो नहीं आई है। तो इसलिए नाराज़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, और ना ही कोई मन में डाउट रखें कि कोर्स पूरा नहीं होगा। कोर्स पूरा होगा, 100% होगा। बस आराम से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, हो कोर्स 100% पूरा करा देंगे। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है, हम लोग दुगनी से भी अधिक गति से, जिन्होंने अब से पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ऐसे छात्र भी कुछ होंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप लोग अभी उनसे पीछे हैं कोर्स में तो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो आप लोग उनसे बेहतर करेंगे। तो यही तो चाहिए कि आप लोग बेहतर करें और अच्छा आप लोग करें, यही तो चाहिए हम लोगों को। जितना पढ़ा है अभी तक, क्या वो समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप लोग पता होगा आप लोगों को औरों से बढ़िया कंटेंट यहाँ पर है। जितना उन्होंने पढ़ लिया है, क्या उनके याद है? जितना आपने पढ़ लिया आपके 100% आपके दिमाग में याद हो चुका होगा, क्योंकि हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं और बिना रटने की आवश्यकता के आप लोग पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठोस पढ़ो। बस नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुश रहो भाई, कोर्स पूरा आपका 100% होगा। अभी ऑफलाइन कोचिंग की व्यस्तता के कारण कोर्स पूरा थोड़ा कोर्स पे आपके कोर्स पर इतना फोकस नहीं हो पाया, और तो हम भी थक जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग करके। तो आप लोग का अब कोर्स पूरा कराने के ही रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और देखिए, आज की वीडियो भी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के स्टूडेंट्स के लिए ही है कि उनके जो 2 चैप्टर कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं, और सेकंड चैप्टर जो शुद्ध गति की है काइनेमेटिक्स, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद आज मैं क्या लेकर के आया हूँ, आज मैं उसके और जो अतिरिक्त क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने कि शुद्ध गति की अतिरिक्त प्रश्नों का अभ्यास, कुछ और क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि मैं आऊँ और एकदम करवा के चला जाऊँ, बस यही होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँ। मुझे लगा कि मुझे ये क्वेश्चन भी आपको कराने चाहिए, आपके कोर्स में ऐड कराने चाहिए। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाए, मैं ये क्वेश्चन भी कराऊंगा। कुछ अतिरिक्त प्रश्न, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, जिससे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैं करा सकूँ कराऊँ। बाकी आप लोग किसी भी बुक से, चाहे वो रेलवे हो, SSC की हो, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन निकाल करके देख सकते हैं। अगर आपसे बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे कोर्स को देख करके नहीं बन पा रहे हैं तो आप लोग डाउट भी मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको सोल्व किया जाए। चलिए, आज ये इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वे देखते हैं, और उसके बाद इससे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम बिल्कुल शुरू कर देंगे। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूँगा लगा दीजिएगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, मैं पढ़कर बताता हूँ आपको क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है अपनी क्लास के अंदर। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चाल को प्रदर्शित करता है, सेकंड त्वरण को, थर्ड विस्थापन को, और फोर्थ है वेग को। तो चाल समय ग्राफ का जो ढाल है, पहले तो बात यह लगा लो कि चाल और समय ग्राफ किसके बीच में खींचा जाता है। यानी कि चाल और समय जब ग्राफ होता है, यानी कि एक अक्ष पर चाल, यानी कि वाई अक्ष पर अगर चाल है और एक्स अक्ष पर अगर समय है, अगर ये जो एक्स अक्ष है ये समय को बता रही है और चाल इसको बता रही है, तो जो इसकी स्लोप होगा, जो इसका ढाल होगा, ये वाला ढाल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये हमेशा त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? त्वरण को। याद रखना, चाल और समय का जो ग्राफ होगा, इनके बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा, वो ग्राफ हमेशा त्वरण के लिए होगा। त्वरण किस ऑप्शन में दिया हुआ है? त्वरण दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड, लगा दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनेंगे पेपर के अंदर, तो भाई क्वेश्चन यहाँ से कर लो, चाहे किसी भी बुक से कर लो, क्योंकि इतने क्वेश्चन संभव नहीं हो पाते हैं कराने। मैंने पिछले चैप्टर के भी 60 क्वेश्चन के करीब कराए होंगे, 50-55 तो कराए ही हैं, और इस चैप्टर के भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। और मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ाता हूँ आप लोगों को, आप ध्यान से उसको पढ़िए और फिर किसी भी बुक से न्यूमेरिकल्स और अदर क्वेश्चन लगा करके देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि 85% आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे, और यही तो चाहिए।
थोड़ा कंटेंट हो और बेहतर कंटेंट हो, बस यही तो हम लोगों को चाहिए। अब मैडम आई और बस बोले बोले जा रही हैं, बस पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, और टीचर आए तो बस लिखवाने पे लगे हुए हैं, चलो लिखो 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 लिखो। तो भाई लिखना इतना नहीं, हम लोगों को समझना है, छोटे नोट्स बनाओ और क्वेश्चन कर लो, बस क्वेश्चन बनने चाहिए ना, बन रहे हैं तो बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसको हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि मीनार की छत से एक गेंद को किक किया जाता है, गेंद पर लगने वाले एक क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान होगा। अब ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं 0 एवं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहला, सेकंड ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड एवं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवं 0, फोर्थ ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवं 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये पूछा है कि मीनार की छत से एक गेंद को किक किया था, किक करने का मतलब है लात मारी जाती है, तो गेंद पर लगने वाला क्षैतिज एवं जो ऊर्ध्वाधर त्वरण है उसका मान कितना होगा। क्षैतिज त्वरण और ऊर्ध्वाधर त्वरण, देखिए क्षैतिज त्वरण की अगर बात करूं और ऊर्ध्वाधर त्वरण की बात करूं, जैसे ही उस पर किक मारी जाती है तो उसके ऊपर एक तो त्वरण हमेशा काम कर रहा होगा ऊर्ध्वाधर, यानी कि पृथ्वी गुरुत्व त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो जिसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किस ऑप्शन में है, देखिए इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जवाब होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 एवं 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्षैतिज त्वरण तो उस पर शून्य होगा। जैसे ही किसी कैसे होगा शून्य, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मीनार है और यहाँ पर एक बॉल रखी है, अब इस बॉल पर किसी ने लात मारी तो बॉल इस तरीके से नीचे गिरनी ही गिरनी है, तो जब नीचे गिरेगी तो उस पर कौन सा त्वरण काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या इस पर कोई और त्वरण भी काम कर रहा है, क्या ये इधर क्षैतिज दिशा में जा रही है आगे, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, नीचे ही तो गिरेगी, तो क्षैतिज त्वरण तो काम करने का कोई मतलब नहीं बैठता। क्षैतिज त्वरण कितना है, शून्य है, क्षैतिज त्वरण शून्य है, और ऊर्ध्वाधर त्वरण कितना है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे, क्या ये ऊर्ध्वाधर त्वरण ऊपर नीचे काम करता है क्या गुरुत्वीय त्वरण, बिल्कुल करता है, तो ऊर्ध्वाधर त्वरण का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर त्वरण का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण से, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षैतिज त्वरण कितना है, शून्य, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दो ना, 0 एवं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कहोगे कि आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन नहीं लगाया, तो सेकंड ऑप्शन में 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखा है क्षैतिज त्वरण, जो कि नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है, तो पहला ऑप्शन लगा दो भाई। जब गेंद ऊपर से नीचे गिरेगी तो गुरुत्वाकर्षण काम करेगा उसके ऊपर, गुरुत्व त्वरण काम करेगा, गुरुत्व त्वरण की दिशा क्या होती है, ये तो ऊपर की तरफ या उधर नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ है ना, तो क्षैतिज में तो कोई त्वरण नहीं है ऐसे, ये कोई गेंद सीधी रेखा में थोड़ी चल रही है, बिल्कुल क्षैतिज में ऐसे नहीं चल रही है, तो शून्य त्वरण है। ऊपर नीचे चल रही है, हाँ, तो जो ऊपर नीचे चलने वाला त्वरण होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर त्वरण, और ऊर्ध्वाधर त्वरण का मतलब यहाँ किससे है, गुरुत्वीय त्वरण से है, तो क्षैतिज त्वरण शून्य, गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है मेरे छात्रों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट जो है थोड़ा घबरा जाते हैं, उनके लिए बताऊं, अगला क्वेश्चन है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण ए का मान शून्य है, कब शून्य है, जब पहला ऑप्शन दिया हुआ है f इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड ऑप्शन f इज लेस देन 1, थर्ड ऑप्शन f इज इक्वल टू 1, और चौथा ऑप्शन है f बराबर 0। तो बिल्कुल सही बात है, इसने कहा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस, अब इसने कहा कि त्वरण शून्य है, ए शून्य है, ए कब 0 हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा है F बराबर m में न्यूटन का गतिविषयक सेकंड रूल, अगले वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब a का मान निकाल लो F अपॉन m, a कब 0 हो सकता है, त्वरण कब शून्य हो सकता है, जब बल शून्य हो। ठीक है भाई, त्वरण के फॉर्मूले में बल बटे द्रव्यमान आ गया ना, बल अपॉन द्रव्यमान, ठीक है, तो ए कब शून्य हो सकता है, जब बल शून्य हो, जब F का मान मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो 0 अपॉन m इज इक्वल टू 0, तो इसीलिए जब f का मान 0 होगा तभी तो त्वरण का मान 0 होगा, तो f का मान 0 होना जरूरी है, तो लगा दो f का मान 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 लगा दो, ऑप्शन नंबर 4 लगा दो आंख मिच करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर लगा दो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा देते हैं भैया।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि क्षैतिज तक कुछ ऊंचाई पर जाते हुए विमान को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए बम तब गिराना चाहिए जब लक्ष्य के ठीक ऊपर है, लक्ष्य से आगे निकल जाता है, लक्ष्य के पीछे है, और चौथा ऑप्शन है तीनों सही हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि क्या उसमें लगाना चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है अपने लेक्चर के दौरान। क्या लिखवाया था मैंने कि प्रक्षेप्य गति के जो उदाहरण थे, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति भी प्रक्षेप्य का एग्जाम्पल है। मैंने अपनी क्लास में ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो अब कैसे, अब एक विमान ऐसे ऊपर से उड़ रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये विमान उड़ रहा है, यहाँ से गोला बारूद गिराया जाएगा, लक्ष्य है ये, यहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, यहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए हैं। अब विमान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है ऐसे, तो इसमें पूछा है कि उसे भी बम कब गिराना चाहिए। ये तो पूछा है कि कुछ ऊंचाई पर उड़ते हुए एक बम वर्षक विमान को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए बम गिराना चाहिए, जब कब गिराना चाहिए। तो बम जब यहाँ से छोड़ेगा, जब ये बम से यहाँ से छोड़ेगा तो आप लोग देखिए कि ये इस प्रकार से गति करते हुए आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो बम हमेशा प्रक्षेप्य की गति इस प्रकार से परवलयाकार रूप में गति करता है। तो जब लक्ष्य के, ये लक्ष्य है, लक्ष्य के पीछे जब विमान हो, लक्ष्य से पहले ही जब विमान हो, तब बम गिराना चाहिए हम लोगों को। अगर लक्ष्य से आगे निकल गया, अब बम गिराऊंगा तो बम तो यहाँ पर गिरेगा, लक्ष्य के ऊपर अगर है, अब यहाँ से बम गिराऊंगा तो बम थोड़ा और आगे गिरेगा जा करके। तो इसीलिए लक्ष्य के बिल्कुल ऊपर नहीं, लक्ष्य से थोड़ा पीछे बम गिराना पड़ेगा, तब लक्ष्य पर टकराएगा। क्योंकि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, कर्व होता है। जब कर्व बनेगा तो लक्ष्य से पीछे होना चाहिए, विमान लक्ष्य से पीछे होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना, लक्ष्य के ठीक ऊपर वाला, लक्ष्य के ठीक ऊपर से फेंकोगे तो आगे गिरेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 लगा देंगे, लक्ष्य के पीछे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है। ठीक है, प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर जो प्रक्षेप्य की मैक्सिमम हाइट होती है, याद रखना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप्य का उच्चतम बिंदु मतलब ये वाला बिंदु, इस पॉइंट पर पूछा है, इस पर त्वरण का मान पूछा है। देखिए इस बिंदु पर कोई क्षैतिज त्वरण नहीं होता, ये पहली बात तो ये लगा लो, शून्य। इस पर केवल एक ही त्वरण होता है, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण जी। याद रखना, इस पर जो त्वरण का मान होता है टोटल का, वो जी के बराबर होता है, जी के बराबर। तो इस पर गुरुत्व त्वरण किसके बराबर होता है? जी के मान के बराबर, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के बराबर। प्रक्षेप्य के जो उच्च मैक्सिमम बिंदु होता है, उस पर एक ही त्वरण काम करता है, वो होता है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण। किस ऑप्शन में लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहां पर लगा देंगे हम लोग, जी के बराबर। पृथ्वी के प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है ऑप्शन नंबर 4, जी के बराबर होता है। शून्य नहीं होता, कुछ लोग शून्य लगा देंगे, नहीं होता भाई शून्य, वो हवा में उड़ रहा है ना ऊपर, अब ऊपर है नीचे भी तो आएगा ना, नीचे किसके कारण आएगा? जी के कारण। तो उस पर हमेशा गुरुत्व त्वरण जी का मान लग रहा है भाई, तो जी के बराबर होगा। जीरो नहीं लगाना है, गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कोई गलती करता है कि शून्य के बराबर लगा देंगे, नहीं, हमेशा उस पर त्वरण काम करेगा। कौन सा त्वरण काम करेगा? जी के बराबर त्वरण काम करेगा, अगर वो मैक्सिमम हाइट पर है। याद रखना आप लोगों को, क्वेश्चन ये समझ में भी आ गया होगा आपके थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर जिस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है वह है 100 मीटर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 50 मीटर, तीसरा ऑप्शन 25 मीटर, चौथा ऑप्शन 15 मीटर। देखिए क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है और गेंद को पृथ्वी पर 100 मीटर तक फेंक सकता है। मैं इसको सोल्यूशन करके बता रहा हूँ, आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है। इसकी एक ट्रिक है बहुत सिंपल, चुटकी बजाते ही आप लोग ऐसे सवाल को निकाल देंगे। और ये सवाल आते हैं पेपर में। क्या पूछा है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक। देखिए मान लिया ये इस प्रकार का ग्राफ बना। अब कोई क्रिकेट का खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा है, उसने इस पॉइंट से गेंद फेंकी ऐसे इस प्रकार से, तो उसने 100 मीटर दूरी फेंक दी यहाँ से, इस पॉइंट से 100 मीटर दूरी फेंक दी यहाँ पर, 100 मीटर दूर पर यह गेंद फेंक दी, यहाँ से गेंद फेंकी, इस प्रकार से गई वो। क्योंकि जब वो गेंद फेंकेगा तो वो भी प्रक्षेप्य गति की में आएगी, किसी गति में आएगी? प्रक्षेप्य की गति में आएगी, इस प्रकार से प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल के मोशन में आएगी। ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितनी दूरी पर फेंक सकता है? 100 मीटर। इसका मतलब फेंकने का कोण कितना रहा होगा? 45 डिग्री। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई
चीज अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंकनी हो तो किस कोण से फेंकेंगे? 45 डिग्री। जब उसने कह दिया कि उसने अधिकतम दूरी तक वो गेंद फेंकी है क्रिकेट के खिलाड़ी ने, तो अधिकतम दूरी तक वो फेंक सकता है, कितनी दूरी तक फेंक सकता है? 100 मीटर की दूरी। जब उसकी गेंद 100 मीटर की दूरी तक गई तो एक बात स्पष्ट हो गई कि उसने वो गेंद 45 डिग्री के कोण पर फेंकी होगी, 45 डिग्री के कोण पर फेंकी होगी। कन्फर्म है ना ये बात? यानी कि थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री यहाँ पर इस स्थिति में। ठीक है, अब उसने पूछा है कि वो उस गेंद को ऊपर अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो अगर उसे ऊपर अधिकतम ऊंचाई तक फेंकनी हो तो किस कोण से फेंकना होगा? 90 डिग्री से फेंकना होगा। मैंने आपको बताया था ये बात। अगर मैक्सिमम हाइट हमें तय करनी है, मैक्सिमम हाइट ले जानी है, तो मैक्सिमम हाइट किस पर? 90 डिग्री पर। अधिकतम रेंज यानी कि परास किस 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 कोण पर? 45 डिग्री पर। ये आप लोगों को बताया था मैंने। तो अब लोग पहले इसकी रेंज निकालेंगे। आर का फॉर्मूला होता है रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका रेंज का फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए आर का मान दिया हुआ है हमसे 100 मीटर, कितना? 100 मीटर। अब u स्क्वायर साइन थीटा की जगह 45 रखूंगा, साइन 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1। समझ में आ रहा है ना भाई? थीटा की जगह 45 रखूंगा ना, क्योंकि वो परास का फॉर्मूला लगाया है। तो साइन 90 साइन 90 डिग्री। जी का मान कुछ भी रख लो, मान लिया 10 रख लिया। जी का मान कितना रख लिया? 10। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ बात आप लोगों को? तो साइन 90 का मान 1 आ गया। यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 के गुणा में 1000, 10 की गुणा में 100 करा तो 1000 आ गया। कितना आ गया? 1000 आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं हम लोग, 1000 आ गया ये यू स्क्वायर का मान। अब उसने कहा है कि वो कितनी, जब वो 100 मीटर उसको क्षैतिज दूरी तक अधिकतम फेंक सकता है, वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सकता है? तो मैक्सिमम हाइट पर कब पहुंचाएगा? जब थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। भाई बताया तो था मैंने। तो अब हाइट का फॉर्मूला लगा दो। हाइट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? h इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h, अभी यू स्क्वायर का मान निकाला मैंने, कितना है? 1000 है। कितना है? 1000 लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा साइन 90, अब 90 लूंगा ना, क्योंकि मुझे हाइट तय करवानी है अधिकतम। जब वो अधिकतम दूरी 100 मीटर तक क्षैतिज में फेंक सकता है, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा? 90 डिग्री पर तय करेगा। तो साइन 90 का मान 1 आ गया। ठीक है, साइन 90 का मान 1 आ गया। उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना। साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1 का वर्ग 1। 2 जी का मान कितना है यहाँ पर? जी का मान है 10। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब 10 से इसकी एक जीरो कट गई है, 10 से एक जीरो कट गई, तो 2 से 100 को भगाएंगे कितना आएगा? 50 ही तो आएगा। तो 50 मीटर तक फेंक सकता है। कितने तक फेंक सकता है? 50 मीटर। और 50 मीटर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 लगा दो। अब इसकी ट्रिक समझ लो एक, तो आप इसकी एक ट्रिक समझ लो। कैसे समझेंगे? कि जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ हो कि एक प्रक्षेप्य की जो अपने क्वेश्चन देखा हुआ है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को अधिकतम 100 मीटर दूरी तक, कोई भी चीज है, अगर किसी को हम 100 मीटर दूरी तक अधिकतम फेंक सकते हैं नीचे क्षैतिज में, क्षैतिज में, तो उधर उसी गेंद को कितनी दूरी तक फेंक सकते हैं अधिकतम ऊंचाई तक? तो उसकी आधी लगानी है आप लोगों को। अगर वो क्षैतिज दूरी 100 मीटर दी है तो आप लोगों को 50 कर दें, एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो ये क्षैतिज दूरी यहाँ पर 80 मीटर दी होती तो अधिकतम मैं इसको ऊपर कितना तक फेंक सकता? 40 तक फेंक सकता। मतलब मैं किसी गेंद को ऐसे फेंकी मैंने पूरी जोर लगा करके, तो कितनी दूरी तक गई? 80 मीटर तक गई वो। अब पूछ लिया कि ऊपर अगर मुझे फेंकनी हो वही गेंद उसी बल से, उसी वेग से, तो कितनी उसी वेग से फेंके? देखो उसी वेग से, यहां पर भी उसका का मान 1000 है, यहां पर भी उसका का मान 1000 है। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं मैंने निश्चित वेग से नीचे कोई गेंद ऐसे फेंक दी पूरी उसी वेग से, तो वो अधिकतम 80 मीटर गई। अब मैं उसी वेग से अगर उसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकूं बिल्कुल 90 डिग्री पर, तो वो अधिकतम कितनी हाइट तय करेगी? उसकी आधी हाइट तय करेगी, 40 मीटर। ये रट लो। अब रटना भी नहीं है हम लोगों को, रटना भी समझ के है। कैसे आया ये? कैसे आया निकल करके? इस प्रकार से आया, ऐसे आया। देखो ये पहले निकाला, फिर हाइट निकाली मैंने 90 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर। तो देखिए जब r का मान 100 था तो h का मान कितना आया? 50 मीटर आया। 100 का आधा आया, नहीं आया? तो आगे रट लेंगे, आगे रट लेंगे। रटने में भलाई है इसमें। अब समझ भी रहे हैं, कोई पूछे तो उसको बता भी देंगे ऐसे आया। ठीक है, तो याद रखने आप लोगों को ये बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो भाई। अब समझ लो प्रक्षेप क्या है। इसी क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रक्षेप्य की परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, अक्षैतिज से इसका प्रक्षेप्य कोण पूछा है कितना होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन भी है और उलझने वाला क्वेश्चन भी है। ऑप्शन दिए हुए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। कैसे करेंगे? अब इसमें दिया हुआ है कि प्रक्षेप्य की जो परास है यानी कि रेंज है वो उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, यानी कि r बराबर 4 है किसकी? हाइट की। भाई प्रक्षेप्य की जो परास है वो उसकी ऊंचाई का कितने गुना दे रखी है? 4 गुना दे रखी है, यानी कि ये रिलेशन हम लोग को पहले मिल गया। अब हमसे पूछा है कि कोण कितना होगा, थीटा का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? थीटा का। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले परास का फॉर्मूला उठा लेते हैं। परास का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर हाइट का उठा लो। मैंने हाइट का उठा लिया, मैंने h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली, फटाफट से करेंगे। अब r का फॉर्मूला भी उठा लो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला सेकंड। तो अब इन दोनों समीकरणों को बता दो, समीकरण 1/2 कर दो, तो इधर h/r आएगा। ट्रिक बता रहा हूं। और इधर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटेगा, जब भाग लगाऊंगा g से g कट जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा केवल साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा? 2 की गुणा इसमें होगी, 2 साइन 2 थीटा बचेगा, ठीक है। ये तो बचा, सब कुछ कट फट गया ना। अब h/r का मान चल रहा है, ये h/r का मान, h/r का मान, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाऊंगा तो इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिया। भाई साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी। अब 2 साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स के अंदर, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग देखिए। मैंने आप लोगों को समझाया था कि कभी भी फिजिक्स पढ़ना हो तो आप लोगों को त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन के मान 0 से 90 तक, कोस का मान, टैन का मान, कोट का मान, कोसेक का मान, और उनके सारे फॉर्मूले की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूले, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आप गणित की किताब से याद कर लो, तभी आपके न्यूमेरिकल बन पाएंगे। नहीं तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी भाई। जो मैं कहता हूँ वो करो, तो करोगे तो फिर तभी तो बढ़ोगे आगे, तभी तो औरों से और यूट्यूब चैनल से अलग जाओगे। कोई महंगे से महंगा कोर्स बेच रहा है उसमें और हमारे में यही तो अंतर है भाई। वो लूट रहा है सारी जनता को कोर्स बेच करके। हम लोग यहाँ पर फ्री पढ़ा रहे हैं तो लोग की समझ में नहीं आती बात। मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग भी पढ़ो और जो मैं कहता हूँ उसी के अनुसार चलो। हम भी देखते हैं कैसे असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम आप नहीं निकाल पाते हैं। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, किसके बराबर होता है? 2 तो पहले ही है यहाँ पर, ये 2 और आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, का एक फॉर्मूला होता है। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट हो जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ये 4 हो गए। अब ऊपर साइन थीटा है और नीचे कोस है, तो साइन अपॉन कोस को हम लोग tan कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? tan। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां पर ले लूं, h/r। देखिए h/r बराबर किसके आ गया? इसको tan थीटा कहूंगा तो tan थीटा अपॉन में क्या है? 4 है। समझ में आ गई बात? साइन अपॉन कोस को क्या कहते हैं? tan तो कहते हैं, तो tan थीटा अपॉन 4 और इधर h/r। तो अब हम इस रिलेशन का प्रयोग करेंगे कि r बराबर 4h। r की अब इसमें हमसे क्या पूछा है? कोण पूछा है, तो r बराबर 4h रख दूं क्या? r का मान 4h यहां पर रख दिया। भाई उसने नहीं तो कहा है क्वेश्चन में कि परास हाइट की 4 गुनी है, तो r बराबर 4h रख दूं। tan थीटा अपॉन 4। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 कम 4 कट गया, h से h कट गया, तो tan थीटा बराबर किसके आ गया? 1 के। और tan थीटा बराबर जब 1 के तो थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। कैसे? क्योंकि tan 45 का मान 2 1 होता है, tan 45 का मान 2 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 है, तो थीटा का मान कितना आ गया? tan थीटा बराबर 1, यानी कि tan थीटा का मान 1 किस कोण पर है? 45 पर ही तो है। जब थीटा की जगह 45 रखूंगा तो थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। किस ऑप्शन में है 45 डिग्री? ऑप्शन नंबर 3 लगा दो, ऑप्शन नंबर 3 लगा दो। आया कि समझ में नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, फोन कर लो मुझे, मैं समझा दूंगा और बड़े तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रेशो
जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो r बराबर 4h इसके इतने गुना है, तो हम लोग रेशियो मेथड, हमारे पास सबसे आसान है, हम लोग को रेशियो मेथड, उनका रेशियो निकाल दो, भाग लगा दो उन समीकरणों को, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं है। रेशियो मेथड अपना करके फटाफट से आंसर निकालेंगे। इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग रहा है, अगर क्वेश्चन आपके पास ये एग्जाम में आया तो आप लोग को इसको सेकेंडों में सोल्व कर दोगे। समझ रहे हो? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करो। ब्रूस ली कहा करता था कि उसको 100 प्रकार की लातों से डर नहीं लगता, उसको उस एक लात से डर लगता है जिसका अभ्यास उसने 100 बार किया हो। ठीक है, तो एक मुक्का रखो अपना, ऐसा मुक्का जो 100 सुनार की और एक लोहार की के काम आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, सॉरी इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। मैंने पढ़ाया हुआ है ये आप लोगों को। अधिकतम परास के लिए, यानी कि परास का मतलब होता है रेंज। अधिकतम परास कितनी अधिक दूरी तक फेंक सकता हूं मैं, ये वाला कितनी अधिक दूरी तक फेंक सकता हूं, तो इसके लिए कितना कोण होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। किस ऑप्शन में है 45 डिग्री? 36 से 45 डिग्री। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में 36 से 45 डिग्री के कोण पर। 36 से ना तो 45 से कम ना 45 से अधिक, और ऑप्शन नंबर ये लगा देंगे हम लोग, चौथा ऑप्शन 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए जब सबसे ज्यादा दूर जाएंगे। कोई ऊंची कूद वाला है, कोई लंबी कूद मार रहा है, तो जंप उसको 45 डिग्री पर लेना चाहिए, तभी उतना सबसे। क्यों 45 डिग्री पर लेना चाहिए? मैंने आपको लेक्चर में समझाया है। नए लेक्चर देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे लेक्चर देख लो पहले, तब इस वीडियो के क्वेश्चन सोल्व करना। कुछ नए तो व्यूअर आते हैं, तो जो नए व्यूअर हैं उनसे कहने की जरूरत नहीं है, पहले आप लोग वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को पता है क्या करना है, बार बार नहीं कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक गेंद किसी मीनार की चोटी से, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री कोण पर ऊर्ध्वाधर से प्रक्षेपित की जाती है। इसके वेग का ऊर्ध्व घटक लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार घटता जाएगा। ऑप्शन 3 अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन 4 पहले घटता है फिर बढ़ता है। देखिए बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है और आसान भी है। अब उसने कहा है कि एक मीनार की चोटी, मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। वो मीनार का मतलब आप समझ रहे हैं, एक हाइट ऊंची होती है, टावर कहते हैं इसको, टावर टाइप का। तो अब इसकी चोटी से कोई गेंद है, इसके लिए छाती ये हो गया। अब गेंद इससे कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर फेंक जाती है। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर ये गेंद फेंक दी और ऐसे आकर के गिर जाएगी। समझ में आ गई? ये गेंद यहाँ से फेंकी 60 डिग्री पर, ऐसे आकर यहाँ पर गिर गई। अब उसने पूछा है कि ये प्रक्षेपित कर जाती है तो इसके वेग का ऊर्ध्व घटक। देखिए अब यहाँ पर इसका वेग इस प्रकार से होगा, मैंने बताया था वीडियो में, लेक्चर में। एक तो वेग होगा ऐसे, इसका क्षैतिज घटक होगा इस प्रकार से, v से कहेंगे ux, ये u, और ये इसका ऊर्ध्व घटक होगा वर्टिकल कंपोनेंट uy कहेंगे। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये ऐसे ऊपर बढ़ेंगे तो एक पोजीशन यहां पर मिलेगी, ये ux और ये vx, सॉरी ये vy और ये v। ठीक है, तो जब इस पॉइंट की मैं बात करूंगा तो देखिए जो इसका जो क्षैतिज घटक है, जो इसका क्षैतिज घटक है वो क्या कह रहा है कि गेंद इस दिशा में आगे बढ़े, गेंद क्षैतिज में आगे बढ़े। जो इसका वेग का ऊर्ध्व घटक है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि गेंद ऊपर चढ़े, गेंद हाइट तय करे। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जो गेंद जिस कोण से फेंकी जा रही है और गेंद के वेग का जो ऊर्ध्व घटक है, ऊर्ध्व का मतलब वर्टिकल, ऊपर ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट, वो हमेशा क्या चाह रहा है कि गेंद ऊपर जाए, यानी कि गेंद एक हाइट तय करे, एक मैक्सिमम हाइट तय करे गेंद। तो गेंद जो एक ऊपर जा रही है, हाइट तय कर रही है, तो हाइट तय कराने में किसका योगदान है? गेंद के वेग के ऊर्ध्वाधर घटक का योगदान है। किसका योगदान है? ऊर्ध्वाधर। और जो गेंद ये दूरी तय कर रही है, ये वाली दूरी,
क्षैतिज दूरी, इसे तय कराने में किसका योगदान है? गेंद के वेग के क्षैतिज घटक का योगदान है। याद रखना बात दिमाग में हमेशा, समझ में आ गई? क्योंकि यही तो कह रहा है कि इधर चल, ये कह रहा है इधर चल, तो गेंद बीच में जाएगी इस प्रकार से, समझ में आ गई बात? तो गेंद को सबसे अधिक जहां तक ले जा सकता था, ये कह रहा है कि ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, बिल्कुल, तो खींचा उसने ऊपर की तरफ, खींचा खींचा खींचा, इसका दम यहां आकर के निकल गया। इसका दम, किसका दम? ऊर्ध्व घटक का, UI का दम कहां का निकल गया? यहां का, यानी कि यहां पर ये खत्म हो गया कि भाई इससे ऊपर नहीं ले जा सकता, इससे ऊपर मैं नहीं ले जा सकता भाई, मैं तो खत्म हो गया, इससे ऊपर नहीं ले सकता। तो ये कहां पर आकर खत्म हो गया? ऊर्ध्व घटक कहां पर आकर शून्य हो गया? यहां पर आकर कह दिया कि बस इससे ऊपर नहीं। जब तक इसके अंदर प्राण है, जब तक इसके अंदर दम है, इसने पूरी कोशिश करी कि इसको ऊपर ले जाने की, और जहां तक ले जा सका वहां पर ले जाकर के ये खत्म हो गया। इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई कि मैक्सिमम जो उच्चतम बिंदु है इसका, उस पर हमेशा क्षैतिज घटक तो होता है, लेकिन ऊर्ध्व घटक शून्य होता है। क्या होता है? ऊर्ध्व घटक शून्य, क्योंकि ये तो जहां तक ले जाना था वहां तक ले जाएगा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। तो यानी कि जब यहां से शुरू हुआ ये, तो सबसे ज्यादा अधिक था, फिर यहां पर कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर सबसे कम शून्य होगा। अब देखो, अब ऊर्ध्व घटक नीचे की तरफ आएगा, थोड़ी देर बाद ये नीचे की तरफ आ गया VY, ये क्षैतिज फिर से बनना शुरू हो गया, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, और यहां तक जाएगा नीचे तक, समझ में आ गई? यहां तक जाएगा नीचे तक, ठीक है? क्लियर बात समझ में आ गई सब लोगों के? तो यहां तक जाएगा ये, ठीक है? यहां तक जाएगा नीचे तक। तो पहले तो ये घटकर 0 हो गया, फिर 0 से फिर बढ़ना शुरू हो गया, और नीचे की देखिए, ऊपर और नीचे गेंद को कौन चला रहा है? या तो ऊर्ध्वाधर ऊपर या ऊर्ध्वाधर नीचे, यानी कि जो हाइट तय करा रहा है और फिर नीचे की तरफ हाइट तय करवा रहा है कौन? ऊर्ध्वाधर घटक तो करवा रहा है, और ये दूरी ये क्षैतिज घटक करवा रहा है। तो जब ऊपर चला गया मैक्सिमम हाइट पर, तो 0 हो गया, और फिर इसको नीचे लाना भी तो है, गेंद नीचे भी तो आएगी, तो नीचे कौन लाएगा? जब भी ऊर्ध्वाधर घटक ही लाएगा। तो उसका मतलब पहले तो ये घटा और फिर ये बढ़ा, तो पहले घटता है, फिर पहले घटता है और फिर बढ़ता है। किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है ये, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ये नहीं लगाना है कि लगातार घटता जाएगा, नहीं घटेगा, पहले तो घटेगा और फिर अगली में फिर से बढ़कर वही हो जाएगा जो पहले था। ये मैंने आप लोगों को लेक्चर में पढ़ाया है और यहाँ में पढ़ा है। देखिए, ये चैप्टर अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और यदि आपके पास के क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं सोल्व अदर बुक से, किसी भी न्यूमेरिकल्स की, किसी भी रेलवे की, किसी भी SSC की, कहीं की भी बुक उठा लो, जहां से अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन कर दोगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने जितने क्वेश्चन संभव थे सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब आप लोगों के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले चैप्टर का नाम है, आप लोगों को बता देता मैंने, भौतिक जगत मापन। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया शुद्ध गति की, उसके भी क्वेश्चन हो गए हैं पहले चैप्टर के भी। जब मैंने भौतिक जगत मापन कराया था तो उसके क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट कराए थे, 50 से 55 क्वेश्चन। अब सेकंड चैप्टर कराया शुद्ध गति की, इसके भी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं काफी, लगभग 20-25 क्वेश्चन इसके भी करा दिए हैं। और क्वेश्चन कुछ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वैसे तो आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि सर वीडियो दो, अब इसको कमेंट करके मेरा थोड़ा मोटिवेशन भी तो बढ़ाओ, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसे लगी। हमारे बारे में अगर नॉलेज लेनी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब, और शेयर भी करो वीडियो को भाई, क्योंकि आप लोग के और भी स्टूडेंट्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की, और वे फंस चुके होंगे पेड कोर्स के या फिर अन्य घटिया टीचर्स के जाल में। तो वहां पर नहीं फंसना है आप लोगों को, छोटा करना है याद, और उसमें से अगर आपको ज़्यादा मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। शेयर करें चैनल को, लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।